बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 8वीं कक्षा का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल आप सबने सुना होगा कि फसल क्या होती है। अभी भी आपके घर में या आसपास चर्चा चल रही होगी कि गेहूं की फसल खड़ी है और इस लॉकडाउन के अंदर हम कैसे उसको काटेंगे, कैसे घर लेकर आएंगे। ये चिंता सभी को है। चलो हम उस चिंता से थोड़ा सा अलग उठकर पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो फसल क्या होती है, क्यों ज़रूरत है, कैसे उसका उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के बाद कैसे उसका हम प्रबंध करते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि फसल की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। वो भोजन नहीं बना सकते। तो हमारे भोजन के स्रोत क्या हैं? तो हम भोजन प्राप्त करते हैं पौधों से, जानवरों से। पौधों से प्राप्त करने का मतलब जैसे कि गेहूं है, चावल है, आलू है, जितनी भी सब्जियां हैं हमें पौधों से मिलती है। अगर हमें ये भोजन चाहिए तो हमें इन पौधों को उगाना पड़ेगा। तो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हमें फसल की आवश्यकता है। तो ये बात हुई कि फसल की आवश्यकता क्यों है। अब हम जानते हैं कि फसल कहते किसे हैं। क्या कुछ पौधे कहीं पे भी लगे हुए हैं वो फसल है या नहीं है, या फसल की कोई अलग से परिभाषा है। तो हम बोलते हैं फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी जो फसल खड़ी है, दो तरह की फसल है, गेहूं की फसल या फिर आप देखोगे तो सरसों की फसल है जो अब तक कट चुकी होगी। तो गेहूं की फसल का अर्थ क्या है कि खेत में उगाए जाने वाले पौधे, सारे पौधे गेहूं के हो तो हम उसे गेहूं की फसल कहेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि केवल खेत के अंदर जो पौधे उगाए जाते हैं वही फसल है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन हमें करना है। क्या आपने खेत के अंदर 50 अमरूद के पौधे लगा दिए, क्या हम उनसे फसल कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपका क्या जवाब है? हाँ, उसे हम फसल कहेंगे। जब बहुत सारे पौधे, क्योंकि अगर हम 50 गेहूं के पौधे लगाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा अमरूद मिल सकते हैं, उन्हें हम खा भी सकते हैं, उन्हें हम बेच भी सकते हैं। जब बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं जो भोजन के लिए इस्तेमाल किए जा सके या फिर उनका वाणिज्यिक महत्व हो। वाणिज्यिक महत्व का मतलब है कि उससे जो मिलने वाला भोजन है, जो खाद्य उत्पाद है, उसे हम बाजार में बेच सकें, तो वह फसल कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि आपने अपने घर के अंदर एक जामुन का पेड़ लगा दिया या एक अमरूद का पेड़ लगा दिया, तो क्या उसे फसल कहेंगे? नहीं, वो फसल नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग हम वाणिज्यिक तौर पे नहीं कर सकते। फसल के अंदर क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं। इसी कारण जब गेहूं के हम खेत के अंदर गेहूं के बहुत सारे पौधे उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे हम अन्न उगाते हैं, अगर हमने सब्जियां उगाई है तो वो भी फसल है, अगर हम फल उगा रहे हैं तो वो भी फसल है। तो अब मैं मान सकता हूं कि आपको पता चल गया है कि फसल क्या होती है। अगर हम ऐसे पेड़ जिससे खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं, मान लो हमने एक खेत के अंदर सफेदे के पेड़ लगा दिए, तो वो भी फसल होगी हमारे लिए। माना कि उससे खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो वाणिज्यिक महत्व की है, उसकी लकड़ी को हम बेच सकते हैं, तो वो भी फसल है। अब फसल के बाद हम आते हैं फसलों के वर्गीकरण पर। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य हैं इसके अंदर, अलग अलग तरह का मौसम है। हमारे यहाँ हरियाणा में कुछ अलग मौसम है, राजस्थान में कुछ अलग तरह की जलवायु है। अगर हम जाएंगे दक्षिण के अंदर, जो तटीय राज्य हैं उनके अंदर अलग जलवायु है। अगर हम हिमाचल पे जाएंगे तो वहाँ पे ठंडी जलवायु है। तो हर जगह अलग अलग तरह की फसलें हैं, अलग अलग तरह की जलवायु है। उसके बावजूद हमने फसलों को उनके उगाए जाने वाले समय के अनुसार वर्गीकृत किया है, और उस वर्गीकरण को हम बोलते हैं खरीफ की फसल या रबी की फसल। खरीफ की फसल वो फसल है जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। और भारत के अंदर वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर तक। जून में मानसून आता है और सितंबर तक मानसून रहता है। तो इसके बीच में जो भी फसल बोई जाती है
वो खरीफ की फसल है। अब आप जरा याद कीजिए कि जब आपकी छुट्टियां होती है उसके बाद कौन सी फसल बोई जाती है। तो कुछ फसलें हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये क्या है, खरीफ की फसलें हैं। दूसरी फसलें वो हैं जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि क्या है, रबी की फसल है। अब रबी की फसल जो शीत ऋतु में बोई गई थी उनका काटने का समय अभी है, मार्च अप्रैल में। चना अभी कटा होगा, गेहूं अभी कटने वाली है, सरसों अभी कट रही है या कट चुकी है। तो शीत ऋतु की फसलें अब काटी जा रही है, तो इन्हें बोलते हैं रबी की फसल। अब फसलों के बारे में जानने के बाद, फसलों का वर्गीकरण करने के बाद, अब हम उन पद्धतियों की बात करेंगे जो फसल उगाने के लिए आवश्यक है। इनको हम आधारिक फसल पत्तियां बोलते हैं, मतलब एक फसल लेने के लिए जो जो काम एक किसान को करने पड़ते हैं उनको हम फसल पत्तियां बोलते हैं। तो इसमें आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये काम है, जैसे सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। ये है आधारिक फसल पत्तियां। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले पत्ती है या सबसे पहला काम फसल बोने के लिए है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, क्यों जरूरी है? तो मिट्टी को पलटना, पोला बनाना, मतलब नर्म बनाना कहलाता है मिट्टी तैयार करना, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। गेहूं कटने के बाद या सरसों कटने के बाद या किसी भी फसल के कटने के बाद जब अगर आप खेत में जाकर देखते हैं तो मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी बहुत सख्त होती है, जुड़ी हुई होती है, और उसके अंदर हम बुआई नहीं कर सकते, हम नए पौधे नहीं लगा सकते। तो उस मिट्टी को पोला बनाना पड़ता है, पलटना पड़ता है, जिसके कारण जो आने वाली फसल है वो अच्छी हो सके और उससे हमें ज्यादा उत्पादन मिल सके। और मिट्टी तैयार करना, पलटना व पोला बनाना, इस सारी प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया है जुताई। अब जुताई करने के लिए अलग अलग औजार होते हैं, जैसे हैरो, कल्टीवेटर, हल, कुदाली, आपने देखा होगा। आप अपने मम्मी पापा चाचा से पूछ सकते हैं कि मिट्टी तैयार करने के लिए और कौन कौन से जो औजार है उनकी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि हमें मिट्टी तैयार करनी क्यों पड़ती है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपने खेत के अंदर कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, घास है, खरपतवार है, छोटे मोटे उग जाते हैं फसल के साथ। तो जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उनको हम जड़ सहित बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो आने वाली फसल के लिए अच्छे नहीं है। दूसरी बात, जो पुरानी फसल थी उसकी भी जड़ें अभी तक मिट्टी के अंदर होती है, तो उन्हें भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहला काम तो है ये। दूसरी बात, जुताई के कारण मिट्टी तैयार करने में मिट्टी नरम हो जाती है, और पौधों को पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, जड़ों को भी। तो जड़ों को हवा कहाँ मिलेगी, जब मिट्टी के अंदर हवा घुल जाएगी, तो मिट्टी के अंदर हवा चली जाए, इसके लिए हमें उसको नरम करना पड़ता है, पोला करना पड़ता है। तो दूसरा कारण है ये। तीसरा है, कई बार आपने देखा होगा कि जुताई करने या हैरो करने से पहले, नई फसल उगाने से पहले खेत के अंदर खाद डाल दी जाती है, जिसे देसी खाद हम बोलते हैं। तो जुताई करने से वो खाद मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो कि मिट्टी के काफी नीचे तक भी रहते हैं। उनका काम क्या होता है, जो डेड प्लांट्स हैं, मरे हुए पौधे या छोटे मोटे मरे हुए जीव हैं या और भी कोई वनस्पति है, उनको अपघटित करके सरल पदार्थों में तोड़ देना, जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। और जब हम जुताई करते हैं तो ऐसे जीव और ऐसी मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे जो पोषक तत्व है वो पौधों को आसानी से मिल पाते हैं। जुताई के बाद हम खेतों की लेवलिंग भी करते हैं। लेवलिंग का मतलब कि खेतों को समतल बनाना। तो इसके भी कई औजार हैं जिससे हम करते हैं। कराही भी बोलते हैं। अगर आपने सुना हो कि खेत में कराही मारने आ गए हैं, तो कराही का मतलब है कि इस खेत को समतल करना। जब समतल क्यों किया जाता है कि जब खेत को या फसल को जब हम पानी दे तो पानी आराम से सारे खेत के अंदर जा सके। इसका सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करते थे, एक लकड़ी का बहुत बड़ा फट्टा डंडा होता था,
जिसके अंदर बहुत ज्यादा भार होता था, सुहागा कहते थे जिसे हम, लकड़ी का सुहागा। उसके बाद कढ़ाई आई थी, आजकल कंप्यूटर कढ़ाई भी आती है, अगर आपने नाम सुना हो तो। ये इतने सारे औजार हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं खेत को समतल करने के लिए। अब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, जुताई कर ली, खेत को समतल कर लिया। उसके बाद आता है बुआई। तो बुआई के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज। पहले हम क्या करते थे, बीज जो हमने फसल उगाई है उसी में से हम बीज रख लेते थे और उन्हीं को बीज देते थे। आजकल जो बीज है वो हम मार्केट से लेके आते हैं, उपचारित बीज होते हैं। अब बारी आती है बीजों के चयन की। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और बीजों का अच्छी गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। जब हम घर के बीज इस्तेमाल किया करते थे तो उसके अंदर बहुत सारे खराब बीज होते थे। वो बीज हमें निकाल देने पड़ते हैं क्योंकि वो बीज उग नहीं सकते, उनमें अंकुरण नहीं हो सकता, ना उनसे हमें उपज मिल सकती। तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते थे, उनको पानी में डाल देते थे। जो खोखले या खराब बीज होते थे वो ज्यादातर तैर कर ऊपर आ जाते थे और उन्हें हम अलग निकाल देते थे, और जो नीचे बचते थे वो स्वस्थ बीज होते थे। आजकल जो हम बीज लेकर आते हैं वो मार्केट से लेके आते हैं, तो उसके अंदर वो पीड़कनाशी से उपचारित होते हैं। उपचारित होने का मतलब है कि उनके अंदर कुछ दवाइयां लगाई होती हैं जिससे कि उनका नुकसान ना हो। नुकसान कैसे ना हो, जैसे ही हम बीज खेत के अंदर बोकर आते हैं तो कुछ पक्षी होते हैं जो उन बीजों को निकाल कर खा जाते हैं, या फिर जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि चींटियां हो गई। चींटियां सूक्ष्म जीव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े होते हैं छोटे मोटे चींटियों जैसे जो बीजों को निकाल सकते हैं, या सूक्ष्म जीव उन बीजों को खराब कर सकते हैं। तो अगर हमने उसको कीटनाशक से उपचारित किया है तो ऐसे नुकसान से हम बच जाएंगे। अब बात करते हैं बुआई के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों की। बुआई का मतलब होता है कि बीजों को जमीन के नीचे, थोड़ा सा नीचे डाल देना, बिल्कुल ऊपर नहीं छोड़ सकते। कुछ बीजों को हम ऐसे ही उगाते हैं, जैसे कि पालक के बीज है, बरसीन है या बाजरा है, उनको हम छिड़क देते हैं खेत के अंदर और वो उग जाते हैं। लेकिन सभी बीजों को ऐसे नहीं उगाया जा सकता, कुछ को जमीन के अंदर बोना पड़ता है। तो उसके लिए पहले हल आता था जो बैलों की सहायता से खींचा जाता था, और हल के पीछे एक शाफ्ट होती थी नुकीली सी जो कि जमीन को फाड़ती हुई चलती थी। ऊपर से एक नली होती थी जिसके अंदर हम बीज डालते जाते थे। आजकल उसका स्थान मशीनों ने ले लिया है। सीड ड्रिल आती है, सीड ड्रिल ट्रैक्टर द्वारा चलाई जाती है, और जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ऐसी फसलों के बीजों की बिजाई हम इनके द्वारा करते हैं। कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बीजों से नहीं सीधे पौधे ही लगाते हैं, इसको बोलते हैं कि पौध लगाना। आपने देखा होगा कि जब धान यानी कि चावल की फसल जब उगाई जाती है तो हम उनकी बुआई नहीं करते, पौध लगाते हैं। इस पौध को किसी एक जगह तैयार किया जाता है, फिर वहां से एक एक पौधा लेकर सारे खेत में बोया जाता है। इसे पौध रोपण कहते हैं। इसके अलावा कोई फसल आपको पता हो जिसका पौध रोपण किया जाता है? एक है प्याज और एक है हरी मिर्च। तो ये एक और तरीका है बुआई करने का। अब हम बुआई कर चुके हैं, इसके बाद हम बारी आती है पौधों को पोषक तत्व देने की। पौधों को पोषक तत्व देने के लिए हमें कुछ पदार्थों को मिट्टी में मिलाना पड़ता है जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। इन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो हमें पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से पदार्थ होती है। आपने देखा होगा गाय या भैंसों का गोबर हम कहीं एक जगह जाकर डाल देते हैं और कुछ समय बाद यानी कि 6 महीने या एक आधे साल के बाद वो खाद के रूप में बदल जाती है और जिसे हम खेतों में डालते हैं। इसे हम देसी खाद बोलते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा वर्मी कंपोस्टिंग नाम से, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना। केंचुए बहुत अच्छी खाद तैयार करते हैं। अगर हमारी मिट्टी में केंचुए हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बारी आती है उर्वरक का। उर्वरक वो पोषक तत्व है जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि उर्वरक है। आपने नाम भी सुना होगा डीएपी का, यूरिया का। ये सभी क्या है, कृत्रिम पोषक तत्व है जो पौधों को दिए जाते हैं। लेकिन खाद व उर्वरक दोनों में बहुत फर्क है। खाद नेचुरल तरीके से बनती है, प्राकृतिक रूप से बनती है,
और ज़्यादा अच्छी होती है मिट्टी के लिए। और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, जल का प्रदूषण भी होता है। और हमें मिट्टी की उपजाऊ को बनाए रखने के लिए उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। खाद के बहुत सारे लाभ भी है, वो मैं लाभ थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। उससे पहले एक और तरीका है पोषकों का मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बनाए रखने के लिए, वो है फसल चक्रण। हमें एक जैसी फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए। फसल चक्रण का अर्थ होता है एक के बाद दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना चाहिए। जैसे कि आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है, यह फलीदार पौधों की जड़ों में मिलता है। यह मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। तो हमें ऐसे पौधे या ऐसी फसलें जिसके अंदर जो कि फलीदार होती है, जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, उन्हें बार बार उगाना चाहिए। बार बार का मतलब है हर समय थोड़े अंतराल के बाद उनको उगा लेना चाहिए। अब बात आती है उर्वरक और खाद में अंतर। आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, इसका मतलब है कि ये फैक्ट्री में बनती है। खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जैसा हमने पढ़ा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में या कहीं खाली जगह में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस हम पढ़ते आ रहे हैं 5वीं क्लास से। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, क्योंकि जब उर्वरक बनाए जाते हैं तो यही ध्यान में रखा जाता है कि हमें फास्फोरस के लिए बनाना है, पोटेशियम के लिए बनाना है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं। हम निर्धारण नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितना नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा। लेकिन जब हम उर्वरक बनाते हैं तो हम निर्धारित करते हैं कि इसके अंदर इतना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या जो भी हमें चाहिए होता है वो उतना मिलेगा। अब हम बात करते हैं खाद के लाभ क्या है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। जल धारण मतलब कोई मिट्टी पानी को अपने अंदर कितनी देर तक या कितने समय तक रोक के रख सकती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जितनी देर पानी रहेगा उतना ही ज्यादा पानी पौधा या फसल है वो ले पाएगी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। सरंध्र मतलब पोली हो जाती है। अगर आपने कभी देखा हो देसी खाद को, तो उसके अंदर गैस विनिमय सरलता से होता है। उसके अंदर हवा घुल जाती है, पौधों की जड़ों को वायु आसानी से मिल जाती है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जो सूक्ष्म जीवों की मैंने बात की है उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये है खाद के लाभ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें उर्वरक की बजाय खाद का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद आता है सिंचाई। जो बाकी बचे हुए अपने काम है फसल उगाने के लिए, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप पता कर पाएं कि उर्वरक देने के बाद जो बाकी बचे हैं, सिंचाई कितने प्रकार की होती है, सिंचाई हम कैसे कैसे करते हैं। इन सभी का आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सांचा फिट कर लें। और मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे।